जीवन में खुश रहने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन की तमाम समस्याएं दूर हो गई हैं, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी समस्याओं के साथ लड़ना और उनसे निपटना सीख लिया है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 17 जुलाई, दिन है शुक्रवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज। और प्रदेश के विश्वविद्यालयों को 30 सितंबर तक खत्म करानी होंगी परीक्षाएं, और इसके लिए गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। बैक पेपर वाले भी प्रोन्नत कर दिए जाएंगे, यानी कि बैक पेपर की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, उनको नेक्स्ट ईयर में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। स्नातक प्रथम व द्वितीय और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी होंगे उन्हें डायरेक्ट प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी कि अगली कक्षा में उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। और वहीं पर यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षाएं करवा ली जाएंगी, लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर वालों की। और यहाँ पर एक अच्छी बात यह भी है कि जो अभ्यर्थी अपने परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं होते हैं या किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते, तो उनके लिए भी एक अलग से दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र यूजीसी और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की गई है कि 30 सितंबर तक सारी परीक्षाएं हो जाएंगी और 30 अक्टूबर तक परिणाम जो होगा वो घोषित कर दिया जाएगा। सफल न होने वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको मिलेगा परीक्षा का मौका। स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का मामला है, तो प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की परीक्षा को लेकर बीते 1 महीने से चल रही उहापोह की स्थिति क्लियर कर दी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि कोई विद्यार्थी स्नातक या पीजी लास्ट ईयर या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे संबंधित कोर्स या विषय में विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अपनी और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष परीक्षाएं करा सकते हैं, लेकिन यह परीक्षा जो होगी वो केवल एक बार ही करवाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने राज्य विश्वविद्यालय को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विश्वविद्यालय का सत्र नियमित रखने और विद्यार्थियों के भविष्य एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर परीक्षा कार्यक्रम और अपनी कार्य योजना 23 जुलाई तक शासन में प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए हैं। और ये परीक्षा चाहे ऑफलाइन करवाई जाए या ऑनलाइन करवाई जाए, 30 सितंबर तक करवाई जाने की बात यहाँ पर कही गई है। प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगा। सभी संकायों के स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा, वो 2020-21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। यदि ये सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं, तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक के औसत अंक ही उन्हें दिए जाएंगे। सभी संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत होने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर अंक उन्हें दिया जाएगा। यदि 2021 में सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होने पर जो विद्यार्थी कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होकर बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए जाते हैं, तो उस विद्यार्थी की ओर से उत्तीर्ण सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक ही उसके प्रथम या द्वितीय वर्ष सेमेस्टर का माना जाएगा। तो यानी कि कुछ नियमावली में सब कुछ औसत रूप से देखने जाने की बात कही गई है। और यहाँ पर यह भी है कि 3, 4, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम वालों के लिए 2 विकल्प रखे गए हैं। छात्रों की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 50%, गत परीक्षा का परिणाम और 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाएगा। तो ये मेथड बताया गया है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बात करेंगे यहाँ पर, तो प्रयागराज में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर लगभग 2 लाख छात्र जो हैं वो परीक्षा देंगे। और इसी के साथ देखिए, कोरोना से लड़ाई, सीएम योगी ने अफसरों की बैठक में दिए निर्देश। संक्रमण रोकने के लिए सरकार अब सख्ती के मूड में है और यहाँ पर रोज़ समीक्षा करने की भी बात कही गई है। ये भी कहा गया कि एक प्रभावी मॉडल बनाया जाए। पीजीआई, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और वरिष्ठ डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाए। साथ ही कहा कि प्रभावी सर्विलांस के जरिए पूरे प्रदेश में 1 लाख टीम का गठन किया जाए और जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन पर जो है कड़ा अर्थदंड भी लगाया जाए, उनसे कम 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं वो अपने आसपास कम से कम 8 से 10
फीट तक लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति छींकता है तो दो प्रकार के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। एक बहुत ही छोटे होते हैं जो कि बिना हवा के भी काफ़ी दूरी तय कर लेते हैं, और वो भी पर्याप्त, मतलब कि इतनी एनर्जी होती है उसमें कि वो किसी व्यक्ति को बीमार कर सकें। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति छींकता है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जीवन आपका है, स्वास्थ्य आपका है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे समाप्त कर दे तो इसका अधिकार उसे नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने छींक रहा है या फिर आपके सामने आता है तो आप उसे तुरंत कहें कि या तो हाथ में रुमाल लो, छींकते समय मुंह पे लगाओ, या फिर बहुत दूर रहो, कम से कम 15 फीट की दूरी से बात करो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। मास्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं छींकते समय, वो चीज़ें मास्क अवशोषित कर लेता है और संक्रमण काफ़ी हद तक तो रुक ही जाता है। और इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा का इंतजार बात हो रही है यहाँ पर यूपी बोर्ड की। 27 जून को परिणाम घोषित हुआ था 10वीं और 12वीं का परिणाम। रिजल्ट घोषित होने के 18 दिन बाद भी अभी तारीख जारी नहीं हो सकी है। एक विषय में फेल इंटर के 35,000 छात्र पहली बार देंगे कंपार्टमेंट, और 10वीं में हर साल लगभग 15,000 बच्चे कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट देते हैं। तो इस बार नियम में थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये है कि इस बार जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अगर वो एक विषय में फेल हैं तो वो जो है कंपार्टमेंट की परीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस साल से एक विषय में फेल इंटर के छात्र छात्राओं को कंपार्टमेंट में शामिल होने की सुविधा दी जा रही है। 27 जून को घोषित परिणाम में कुल 35,017 छात्र छात्राओं को एक विषय में जो असफल हैं उन्हें कंपार्टमेंट की सुविधा दी जाएगी। और वहीं पर जो स्टूडेंट हाई स्कूल में एक विषय में फेल हैं तो उनको इम्प्रूवमेंट, और दो विषय में फेल हैं तो उनको कंपार्टमेंट की सुविधा दी जाती है। हालांकि अभी नई डेट नहीं आई है कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, और जैसे शुरू होगा तो इसकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर विजिट करके मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो एंड्रॉयड ऐप है उसे आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पर आपको सारी सूचनाएं बहुत ही सरल तरीके से आसानी से मिल जाती हैं। आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, और पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो 14-15 हज़ार छात्र इम्प्रूवमेंट परीक्षा देते हैं। इस लिहाज से दोनों को मिला लें तो 50 छात्र छात्राएँ इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा तिथि और आवेदन का इंतजार कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती निरस्त करने के लिए अब पोस्टर वार की शुरुआत हो गई है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय मोर्चा से जुड़े छात्रों ने भर्ती परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर शहर पश्चिम में लगा के, मतलब लगभग पूरे शहर में एक पोस्टर वार जो है स्टार्ट कर दिया है। अभियान चलाने वालों ने पोस्टर के माध्यम से भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों को गिरफ्तार करने, भ्रष्टाचार के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने की मांग की है। न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश संयोजक सुनील मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए मायापति दुबे व चंद्रमा यादव समेत तमाम आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इन आरोपियों को ढूंढने में एसटीएफ नाकाम क्यों हो जा रही है? सरकार कानून का राज स्थापित करने की बात करती है, लेकिन अभी तक शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल परंतु आवेदन में पूर्णांक प्राप्तांक गलत भरने वाले अभ्यर्थियों के समर्थन में सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी सामने आई हैं। उनसे मिलने गए शिक्षक भर्ती के सफल छात्रों ने उनसे बात कही है, और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फॉर्म में संशोधन की मांग की है। हालांकि बार बार उन्हें यह कहा जा रहा है कि संशोधन नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें फॉर्म में संशोधन की अनुमति दी जाए। और इसके लिए अभ्यर्थी भी हाल ही में, यानी कि कल की तारीख में पहुंच गए थे कार्यालय पर, परिषद कार्यालय पर। तो वहां पर सचिव से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन 18 जुलाई को मिलने का आश्वासन लेकर वो वापस लौट गए हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती में कल सुनवाई नहीं हो पाई है। अगली डेट के बारे में अभी बिल्कुल पता नहीं है और कि अगली सुनवाई कब होनी है। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट करूँगा। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं खासतौर से उन्हें बहुत अधिक परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मॉडिफिकेशन और कट ऑफ मैटर में जो भी होना होगा वो होगा, लेकिन बीएड के अभ्यर्थी वो प्राथमिक शिक्षा के लिए यानी कि प्राइमरी में वैलिड हैं और वैलिड रहेंगे। तो क्योंकि अगर आप कोई भी अभ्यर्थी अगर बीएड को प्राथमिक के लिए चैलेंज करता है तो उसे सीधे सीधे एनसीटी को चैलेंज करना होगा, और फिर मामला जो है एनसीटी को भी एक पार्टी बनाकर ही हल हो पाएगा। फिलहाल अगली डेट क्या है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। तो जो भी सुनवाई होगी, जो भी कंफर्म डेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा।
पीसीएस 2018 के इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे गए हैं तो उन सवालों में कुछ सवाल बहुत ही रोचक थे। आइए उसके बारे में बात करते हैं और सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो पीसीएस 2018 इंटरव्यू के दूसरे दिन इंटरव्यू बोर्ड के अध्यक्ष और विशेषज्ञों ने अभ्यर्थियों से कई रोचक प्रश्न पूछे। मसलन एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि आपको कोई तनाव देकर 5 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। यह प्रश्न लॉकडाउन के संदर्भ में था। वहीं पर एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि यूपी के मुख्यमंत्री के नाम के आगे श्री लगाया जा सकता है या नहीं, बताइए आप। और एक अभ्यर्थी से पूछा गया था कि आपके व्यक्तित्व की वह कौन सी विशेषता है जो आपको औरों से अलग करती है। मैं ये प्रश्न आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो ऐसे भी प्रश्नों का सामना आपको करना पड़ेगा। कर्फ्यू और धारा 144 में अंतर पूछा गया था। लॉकडाउन सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था, ये सवाल पूछा गया था। और इसके अलावा जो अन्य सवाल थे वो इस प्रकार से थे कि चाइनीज ऐप्स को किस कानून के तहत बैन किया गया, कोविड-19 में नवाचार क्या हुआ, संविधान की आत्मा क्या है, गवर्नेंस और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, लिंगानुपात क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ा है, आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा, चयन नहीं हुआ तो भविष्य में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, भारत इसे किस क्षेत्र में बढ़िया प्रयोग कर सकता है, शिक्षा में सुधार हेतु उपाय बताओ, ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, ग्रीन और ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है। तो कुछ ऐसे सवाल पूछे गए थे कल इंटरव्यू के दौरान। और आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए आवेदन की जो तिथि है वो 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। तो अगर आपके आसपास कोई अभ्यर्थी है जो कि आवेदन करना चाहता है तो उन तक ये सूचना जरूर पहुंचा दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।